नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। ये कहानी अलेक्जेंडर दुमस द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांच भरी कहानी को। मार्च 1815 मार्सेल का समंदर में एक शिप धीरे धीरे पोर्ट के पास आ रहा था। शिप का नाम था फेरॉन और वो एक कमर्शियल शिप थी जो लॉन्ग वॉयज से वापस आ रहा था। सब लोग एक्साइटेड थे। लोग पोर्ट पर जमा हो रहा था। सबको देखना था कि कौन आ रहा है। शिप के ऊपर एक यंग, स्मार्ट और एनर्जेटिक लड़का खड़ा था, एडमंड दांतेस। उसकी उम्र सिर्फ 19-20 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। उसका चेहरा धूप से जल गया था, लेकिन मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छुपी नहीं थी। जब सिक टॉक हुआ, एडमंड तुरंत नीचे आए और अपने कैप्टन के बारे में बताए। कैप्टन लिक्लेयर बीमार हो गया था, उसने कहा, और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी शिप को सेफली मार्सेल लाने की। सब क्रू मेंबर्स उसकी तारीफ कर रहे थे। शिप का मालिक मोसियो मॉरेल इम्प्रेस था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है दांतेस, मॉरेल ने कहा। मैं सोच रहा हूं तुम्हें नेक्स्ट वॉयज का कैप्टन बना दूं। एडमंड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके सपने सच होने जा रहा था। उसने बस एक रिक्वेस्ट की, मैं पहले अपने पिताजी से मिलना चाहता हूं और एक और इंसान से, मर्सिडीज, उसने शर्मा कर कहा। मर्सिडीज वो लड़की थी जिसे एडमंड दिल से प्यार करता था। उसके साथ शादी का सपना लेकर ही वो लौट रहा था, लेकिन एडमंड को क्या पता था कि उसके सपनों के आसमान के नीचे कुछ लोग उसे गिराने की साजिश कर रहा है। मार्सेल से निकलते ही एडमंड सबसे पहले अपने छोटे से घर गया जहां उसके पिताजी रहते थे, एक ओल्ड, वीक और सिंपल आदमी। जब उन्होंने एडमंड को देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक गया। बहुत दिनों बाद उनका बेटा खड़ा आया था। तुम वापस आ गए मेरा बेटा, उन्होंने कहकर उससे गले लगा लिया। एडमंड ने देखा कि घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। घर छोटा था और खाना भी कम था। मैं कुछ पैसे छोड़ गया था पिताजी, आपने खर्च क्यों नहीं किया? एडमंड ने पूछा। पिताजी ने शर्माते हुए कहा, मैंने सब पैसे तुम्हारे एक दोस्त कैडरस को दे दिया था। उसने कहा था कि उससे जरूरत है और वो वापस करेगा। एडमंड थोड़ा नाराज तो हुआ, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, मैं अब दोबारा गया तो मैं कैप्टन बन जाऊंगा। पैसे की कभी कमी नहीं होगी। उन्होंने साथ में डिनर किया। सिंपल सी रोटी, थोड़ा सा सूप और एक दूसरे के साथ। उस रात एडमंड के पिताजी ने खुदा का शुक्रिया किया कि उनका बेटा वापस आया है। लेकिन दूसरी तरफ कैडरोस, जो एक जेलस नेबर था, एडमंड की सफलता से जल रहा था। उसके साथ था डैंगलर्स, एक और शिप का क्रू मेंबर जो चाहता था कि एडमंड कैप्टन ना बने। उन दोनों ने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। एडमंड दांतेस जैसे ही पोर्ट से गया, उसकी पीठ पीछे लोग उसके खिलाफ बातें करने लगे। सबसे पहले था डैंगलर्स, जो शिप का पार्सर था। उसके दिल जल रहा था क्योंकि एडमंड, एक यंग लड़का, इतनी छोटी उम्र में कैप्टन बन रहा था। डैंगलर्स ने कहा, ये लड़का बहुत तेज हो गया है, सोचता है वो सब कुछ जानता है। कैप्टन बन गया, अब अगले वॉयज में उसका नाम सब जगह होगा। वहीं एक और आदमी बैठा था, कैडरस, जो एडमंड का पिताजी का नेबर था। उसने एडमंड के पिताजी से पैसे लिए थे और उसकी नीयत भी खराब थी। और तीसरा था फर्नांड मोंडेगो, मर्सिडीज का कजिन, जो एडमंड की लव स्टोरी से जलता था क्योंकि वो खुद मर्सिडीज से शादी करना चाहता था। डैंगलर्स ने उन सबको घूर कर देखा। हम एडमंड से छुटकारा पा सकते हैं अगर उसके खिलाफ एक बेनामी चिट्ठी लिखा जाए, उसने कहा। कैडरोस ने कहा, पर यह तो बुरा होगा।
फर्नांड ने अपने मन में सोचा, अगर ये एडमंड का कुछ बिगड़ता है तो मैं मर्सिडीज को पा सकता हूँ। और उसी रात डैंगलर्स ने लिखा एक बेनामी चिट्ठी जिसमें लिखा गया, एडमंड दांतेस एक बोनाफार्टिस्ट एजेंट है। उसने इसली ऑफ एल्वा से एक लेटर लाया है नेपोलियन के सपोर्टर्स के लिए। यह लेटर सीक्रेटली भेज दिया गया किंग के प्रोसिक्यूटर्स के पास। एडमंड को कुछ भी नहीं पता था। वो तो खुश था, सपने में जा रहा था। उसके सामने थी उसकी नई जिंदगी, कैप्टन बनने का सपना, पिताजी के लिए सुख और मर्सिडीज के साथ शादी। लेकिन उसके पीछे एक साजिश उसकी जिंदगी उजाड़ने वाली थी। अगला दिन एडमंड दांतेस अपने दिल से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान से मिलने गया, मर्सिडीज। मर्सिडीज एक सुंदर, समझदार और वफादार लड़की थी। वो एडमंड से सच में प्यार करती थी। जैसे ही एडमंड उसके घर गया, मर्सिडीज ने उससे गले लगा लिया। तुम आ गया एडमंड, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। एडमंड ने हंसकर जवाब दिया। और अब तुम्हारा इंतजार खत्म। जल्दी ही मैं कैप्टन बन जाऊंगा और फिर हमारी शादी होगी। मर्सिडीज ने एडमंड के सपनों में भरोसा किया। उन दोनों ने सपने देखा, एक छोटा सा घर, एक सुकून भरी जिंदगी और एक नई शुरुआत। पर वो नहीं जानते थे उनका दुश्मन उन्हीं के साथ उसी शहर में उनकी बात सुन रहा था, फर्नांड मोंडिगो, मर्सिडीज का कजन। फर्नांड ने एडमंड से हाथ मिलाया, पर उसके दिल में था जहर। उसके अंदर से आवाज आई, ये एडमंड अगर रहेगा तो मर्सिडीज कभी मेरी नहीं हो सकती। उसी रात वो बेनामी चिट्ठी मार्सेल के मैजिस्ट्रेट तक पहुंच चुका था। उसमें लिखा था कि एडमंड दांतेस एक नेपोलियन सपोर्टर है और उसके पास एक सीक्रेट लेटर है जो एनिमी के पास देना है। मैजिस्ट्रेट ने तुरंत ऑर्डर दिया, इससे अरेस्ट कर इधर लेकर आओ। अगली सुबह जब एडमंड और मर्सिडीज शादी के कपड़े सिलवा रहे थे, तभी एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर उनके घर पर आया। उन्होंने कहा, एडमंड दांतेस, आपको राजद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। सब कुछ रुक गया। मर्सिडीज शौक में थी। एडमंड कुछ समझ नहीं पाया। पर मैंने क्या किया? एडमंड ने चिल्लाया, लेकिन जवाब कोई नहीं था। उसी वक्त एक सपना बीत गया और एक जिंदगी का अंधेरा शुरू हो गया। एडमंड दांतेस को घसीटकर विलफोर्ड के सामने लाया गया, जो एक हाई लेवल मैजिस्ट्रेट था। उसका काम था नेपोलियन के सपोर्टर्स के खिलाफ सबूत ढूंढना और उन्हें सजा देना। विलफोर्ड ने एडमंड से पूछा, तुम पर इल्जाम है कि तुम एक बोनाफार्टिस्ट हो? तुम एल्वा से एक लेटर लेकर आए हो, सही है? एडमंड ने हाँ में सिर हिलाया। जी हाँ, एक डाइंग कैप्टन ने मुझे दिया था, मैंने बस ड्यूटी निभाई। विलफोर्ड ने घूर के देखा। वो लेटर किसको देना था? एडमंड ने बोला, पेरिस में किसी नोएट्रेन नाम के आदमी को। ये नाम सुनते ही विलफोर्ड का चेहरा पीला पड़ गया। नोएट्रेन उसका खुद का बाप था, एक सीक्रेट बोनाफार्टिस्ट। विलफोर्ड समझ गया, अगर ये लेटर कोर्ट तक पहुंच गया तो उसका खुद का कैरियर खत्म हो जाएगा। उसने एडमंड से वो लेटर लिया और उसके सामने ही जला दिया। फिर एडमंड से कहा, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन झूठ बोला था उसने। उसी रात विलफोर्ड ने एडमंड दांतेस को सीक्रेटली सताऊ द्वीप में भेज दिया, एक समुंदर के बीच, एक पुरानी जेल में जहां से कोई वापस नहीं आता। सताऊ द्वीप एक भयानक जेल थी। समंदर के बीच में ताले और पत्थर की दीवारों के अंदर अंधेरा ही अंधेरा। एडमंड ने चिल्लाया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्यों लाया गया यहाँ? पर कोई सुनने वाला नहीं था, सिर्फ जेल के पत्थर और उनकी ठंडक। 2 दिन, 2 महीने और फिर 2 साल बीत गए। एडमंड ने हर दिन यही सोचा, क्या मर्सिडीज ने मेरा इंतजार किया होगा? क्या मेरे पिताजी जिंदा है? मैं यहाँ क्यों हूँ? और उसके अंदर पलने लगा एक भयानक सवाल,
क्या दुनिया मेरे खिलाफ थी? पर उसी जेल में, उस अंधेरों में एक दिन आवाज आई। किसी और प्रिजनर ने दीवार के उस पार से कुछ सिग्नल्स भेजना शुरू किया था। सेटल द्वीप में एक और रात गुजर रही थी। थकान, भूख और अकेलापन एडमंड को तोड़ रहा था, पर उस रात कुछ अलग था। दीवार के उस पार से आवाज आई। एडमंड ने कान लगाया। फिर उसने भी पत्थर से दीवार पे छोटे छोटे ठोकर मारने शुरू किया। वो इंसान जेल के दूसरे हिस्से में एडमंड के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक एडमंड और उस स्ट्रेंजर ने दीवार के उस पार से कम्युनिकेट किया, और एक दिन एक नैरो टनल एडमंड की सेल में आ गया। वहां से निकलकर अंदर आए आबे भरिया, एक बूढ़े और इंटेलिजेंट इटालियन प्रीस्ट। उनकी आंखों में दर्द था और दिमाग में एक राज। फारिया ने कहा, मुझे लगा मैं जेल से निकल जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे पास आ गया। एडमंड ने कहा, मैं अकेला मर रहा था, तुम आए हो तो मुझे जिंदा होने का एहसास हुआ। दोनों जेल के अंधेरों में दोस्त बन गया। आबे फारिया सिर्फ एक प्रीस्ट नहीं, एक जीनियस स्कॉलर था। उन्होंने एडमंड को सिखाया हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिक्स और लैंग्वेज, और सबसे बड़ी बात, सब्र और सोचने की शक्ति। एक दिन एडमंड ने पूछा, आपको किस बात के लिए जेल में डाला गया? फारिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं एक सीक्रेट पॉलिटिकल पेपर लिखा था जो इटली को एक करने की बात करता था। रूलर्स ने मुझे देशद्रोही कह दिया। एडमंड की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी निर्दोष हूं। फारिया ने हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें इस अंधेरों में मरने नहीं दूंगा, तुम्हारे जीवन कीमती है। फिर आबे फारिया ने एक और राज खोला, तुमने कभी सुना है मोंटे क्रिस्टो? एडमंड ने कहा, वो एक आइसलैंड है ना? फारिया ने आंखों में चमक लेकर बोला, वहां एक खजाना छुपा है जिसका मैं अकेला वारिस हूं। एडमंड के दिल में जोश भर गया, पर फारिया ने रुका। वो खजाना तुम्हारे होगा अगर मैं मर गया तो। एडमंड ने कहा, अब जिंदा रहेंगे, हम मिलकर निकलेंगे। फारिया ने सिर्फ एक मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही लिखा था। सेटल द्वीप में वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। हर दिन एडमंड और आबे फारिया एक दूसरे के साथ मस्जिद सीख रहा था। आबे फारिया एक चलती फिरती लाइब्रेरी थी। उन्होंने एडमंड को इतना कुछ सिखाया कि वो जेल में भी एक नया इंसान बन गया। पर एक दिन आबे फारिया जमीन पर गिर गए। उनके चेहरा पीला, आंखों में दर्द, हाथों में कंपन। एडमंड ने चीख कर कहा, डॉक्टर, जल्दी कोई डॉक्टर लाओ। पर जेल में डॉक्टर सिर्फ तब आता है जब मौत दरवाजे पे होती है। अगले कुछ घंटों में आबे फारिया थोड़ा संभले। उन्होंने एडमंड को बुलाया और कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम ध्यान से सुनो। फारिया ने एडमंड के कान के पास झुककर एक मैप की कहानी सुनाई। मोंटे क्रिस्टो आइसलैंड का एक पुराना खजाना। ये खजाना सापादा फैमिली का था, फारिया ने कहा। एक कार्डिनल ने मुझे बताया था और मैं हर साइन डिकोड किया। आबे फारिया ने एक पुराना पेपर एडमंड को दिया। उसमें सिंबल, नंबर और कोड बना हुआ था। जब मैं चला जाऊं, फारिया ने कहा, तो तुम इस मैप के जरिए मोंटे क्रिस्टो जाकर वो खजाना ढूंढना। एडमंड अब समझ चुका था, उसकी जिंदगी एक नई मंजिल की तरफ जा रही थी। पर फिर एक दिन आबे फारिया पर फिर से फिट आया, इस बार ज्यादा तेज। उनका हाथ थमा हुआ, आंखों में आंसू। ये मेरा अंतिम समय है, फारिया ने कहा। एडमंड ने रोकर कहा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आबे मुस्कुराया, मैं तुम्हें जीतने के लिए छोड़ रहा हूं, एडमंड। और उस रात
अबे ने अपना अंतिम सांस लिया। एडमंड अब अकेला था, पर उसके पास एक मिशन था, खजाना, आजादी और बदला। अब वो इंसान नहीं रहा, अब वो बन गया था द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। आवे फारिया की मौत के बाद एडमंड का दिल तो टूट गया था, लेकिन उसके अंदर अब एक नया जुनून जग गया था, आजादी का, बदला का और मोंटे क्रिस्टो के खजाने का। एक दिन एडमंड ने देखा जेल के गार्ड एक बोरा लाए, उसमें आवे फारिया की लाश डाल दिया गया। ये जेल का रिवाज था, मर्डर को सैक में डालकर समंदर में फेंक देता था। तभी एडमंड के दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया। उसने अपनी सेल में वापस जाकर प्लानिंग शुरू किया। रात होने का इंतजार किया। जब कर्ट सो गया, एडमंड ने क्विकली आवे फारिया के डेड बॉडी सैक से निकाला और खुद उस सैक में घुस गया। सैक को टाइट रूप से बांध दिया, जैसे असली डेड बॉडी हो। थोड़ा टाइम बाद गार्ड आए, किसी ने नोटिस नहीं किया। एडमंड डेड बॉडी बन चुका था। रस्सी से बंधा हुआ एडमंड को उठाया गया। गार्ड उस सैक को लेकर समंदर के किनारा गया। एक भयानक अंधेरा था, समंदर की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर जोर से उस सैक को समंदर में फेंक दिया गया। जब एडमंड पानी में गिरा, उसका सांस रुक गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पास छुपा हुआ नाइफ निकाला और सैक को काटकर बाहर निकल गया। अंधेरों में तैरता हुआ एडमंड समंदर के पार गया। दूर एक फिशिंग बोट जा रही थी। उसने उन्हें सिग्नल दिया। एक मछुआरे की बोट ने उसे उठा लिया। उन्होंने सोचा कोई नौकरानी या सिर्फ सर्वाइवर होगा, पर उन्हें क्या पता वो आदमी जिसे उन्होंने बचाया वो अब द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बनने जा रहा था। जेल से निकलने के बाद एडमंड दांतेस अब एक नया इंसान बन चुका था। ना वो एक साधारण सेलर रहा, ना ही एक मजबूर प्रिजनर। अब उसका एक ही मिशन था, मोंटे क्रिस्टो आइसलैंड का खजाना ढूंढना, जो आवे फारिया ने उसके सपनों में भर दिया था। मछुआरे के साथ कुछ दिन काम करने के बाद एडमंड ने एक छोटी सी बोट में कुछ पैसा कमाया। फिर एक मर्चेंट शिप ज्वाइन की, जो इटली और सराउंडिंग आइसलैंड के बीच चलती थी। वो समय का इंतजार करता रहा, जब तक एक दिन कैप्टन ने कहा, हम अगले हफ्ते मोंटे क्रिस्टो आइसलैंड के पास जा रहे हैं। एडमंड का दिल तेज धड़कने लगा। जब शिप आइसलैंड के पास पहुंचा, एडमंड ने प्लान बनाया। वो बोला, मैं कुछ सरदर्द महसूस कर रहा हूं, मुझे जमीन पे थोड़ा रेस्ट चाहिए। कैप्टन ने इज्जत दे दी। वो चुप कर आइसलैंड पे लैंड हुआ। आइसलैंड छोटा था, रॉकी और सुनसान, कोई इंसान का नाम और निशान नहीं। पर एडमंड ने आवे फारिया के दिए हुए मैप को खोला। हर स्टोन, हर क्लिफ, हर ट्री उसने ध्यान से स्टडी किया। एक स्पॉट था जहां दो पत्थर क्रॉस बनाते थे और एक बड़ा रॉक ट्री की छाया में था। वहीं आवे फारिया की मैप ने निर्देश दिया था। एडमंड ने दिन रात खुदाई की और एक रात उसका बेलचा किसी मेटल बॉक्स से टकरा गया। उसका सांस रुक गया। उसने मिट्टी हटाई और एक बड़ा पुराना लोहे का चेस्ट निकला। उसने जोर लगाया और ताले को तोड़ा, और जब बॉक्स खुला, सोना, हीरे, मोती, सिक्के और जेवरात थी। एडमंड दांतेस की आंखों के सामने जिंदगी बदल गई। वो अब वो नहीं रहा, वो बन गया था काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। अब उसका अगला मिशन बदला लेना। मोंटे क्रिस्टो आइसलैंड पर खजाना मिलने के बाद एडमंड दांतेस ने पूरी दुनिया से अपना पुराना वजूद मिटा दिया। अब वो बस एक नाम के रूप में जिया, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। उसके बाद एडमंड दांतेस इटली गया। वहां से नया कपड़े, एक नई आइडेंटिटी और एक रॉयल शिप खरीदी। वो एक रहस्यमय अमीर नोबलमैन बन गया, जिसका असली पास्ट कोई नहीं जानता था। लोग कहते
वो शायद किसी राज्य का भगोड़ा है। किसी ने कहा वो एक जादू से अमीर बना, पर असली सच एडमंड के दिल में था। उसने अवे फारिया के दिए हुए सब नॉलेज का यूज किया। बैंकिंग, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, साइंस, वो हर फील्ड का एक्सपर्ट बन चुका था। फिर एक दिन उसने सुना फर्नांड मोंडिगो अब एक पावरफुल जनरल बन चुका है। डैंगलर्स एक सक्सेसफुल बैंकर, विलफोर्ड अब भी एक इन्फ्लुएंशियल प्रोसिक्यूटर है, और मर्सिडीज अब फर्नांड की पत्नी बन चुका है। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने खुद से कहा, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। अब वक्त है उन्हें उनके पापों की सजा देने का। वो पेरिस गया, एक ग्रैंड महल में शिफ्ट हुआ। हर तरफ उसके अमीरी की चर्चे होने लगे। हाई सोसाइटी में सब कहते, ये नया काउंट कौन है, बहुत ही इंटेलिजेंट और मिस्टीरियस है। कोई नहीं जानता था ये वही एडमंड दांतेस है, जिससे उन्होंने एक गलत इल्जाम में जेल भेज दिया था। वो एक एक करके उन सब दुश्मन के करीब पहुंच रहा था, पर एज ए फ्रेंड, नॉट एन एनिमी। पेरिस के हाई सोसाइटी में एक नया नाम का डंका बज रहा था, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। सब लोग उसकी अमीरी, इंटेलिजेंस और एलिगेंस से इम्प्रेस थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके पीछे छुपा है एक डेंजरस मिशन, बदला। काउंट का पहला टारगेट था डैंगलर्स, वही आदमी जिसने एडमंड के खिलाफ झूठा पत्र लिखा था। अब डैंगलर्स एक फेमस बैंकर बन चुका था, लेकिन उसकी लालच अब भी उतनी ही जिंदा थी जितनी पहले थी। काउंट ने एक प्लान बनाया। एक दिन काउंट डैंगलर्स के बैंक गया और वहां जाकर उसने कहा, मैं ईस्टर्न यूरोप और मेडिटेरेनियन के कई नेशन में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूं। मुझे आपके बैंक पर भरोसा है। डैंगलर्स गिट से मुस्कुरा दिया। इतने बड़े इन्वेस्टर का मतलब था ज्यादा पैसा और ज्यादा पावर। डैंगलर्स ने काउंट के लिए रॉयल ट्रीटमेंट अरेंज किया, डिनर, वाइन, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग। काउंट ने उसे अपने क्लोज फ्रेंड बना लिया, लेकिन काउंट का असली मोटिव कुछ और था। उसने सीक्रेटली डैंगलर्स के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्टडी करना शुरू किया। उसने देखा डैंगलर्स ने ब्लैक मनी, फ्रॉड और फेक बॉन्ड में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया है। काउंट बस एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहा था और फिर वो डैंगलर्स को तबाह कर देगा। काउंट ने एक और काम किया। उसने डैंगलर्स की बेटी यूगेनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। वो एक टैलेंटेड और इंडिपेंडेंट लड़की थी और उसकी शादी एक पॉलिटिकल अलायंस के अंदर फिक्स की जा रही थी। काउंट सोच रहा था, ये शादी डैंगलर्स के पॉलिटिकल इमेज के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये डील बिगड़ दो तो उसे और भी ज्यादा नुकसान होगा। अब काउंट ने अपनी रिवेंज जर्नी का पहला कदम रख दिया था, लेकिन सब कुछ शांत और सोफिस्टिकेटेड तरीके से हो रहा था। उसका बदला तलवार से नहीं, दिमाग से लिया जा रहा था। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का दूसरा निशाना था फर्नांड मोंडिगो, एडमंड का पुराना दोस्त, जिसने उसे धोखा दिया था और मर्सिडीज से शादी कर ली थी जब एडमंड जेल में था। फर्नांड अब एक फ्रेंच नोबेलमैन बन चुका था, काउंट दी मोरखार्प। उसका नाम था, सोसाइटी में पैसा था और उसका एक बेटा भी था, एल्बर्ट। काउंट ने एक सर्वे प्लान बनाया। उसने पहले फर्नांड से नहीं, उसके बेटे एल्बर्ट से दोस्ती की। एल्बर्ट एक यंग, एडवेंचरस और थोड़ा इनोसेंट टाइप का लड़का था। एक दिन एल्बर्ट से पहले मुलाकात हुई एक ग्रैंड पार्टी में। काउंट ने उसे पोलाइटली कहा, आपके फादर से तो मैं पहले ही मिला हूँ, आप भी बड़े समझदार लगते हैं, आइए कभी मेरे मेंशन में डिनर पर। एल्बर्ट इम्प्रेस हो गया काउंट के चार्म से। एल्बर्ट काउंट के साथ वेनिस और रोम भी गया। वहां काउंट ने उसे हाई लेवल डिप्लोमेसी और इलाइट सोसाइटी के सीक्रेट्स दिखाया। एल्बर्ट ने काउंट को एक मेंटोर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया और काउंट ने भी अपना काम चालू किया।
उसने सीक्रेटली फर्नेट की पास्ट लाइफ के बारे में प्रूफ इकट्ठा करना स्टार्ट किया। एक दिन काउंट ने एल्बर्ट से कैजुअली पूछा, आपका फादर का आर्मी रिकॉर्ड इम्प्रेसिव है, क्या उन्होंने कभी भी ग्रीक वॉर में पार्टिसिपेट किया था? एल्बर्ट प्राउडली बोला, हाँ, उन्होंने ग्रीक रिवॉल्यूशन में हीरोइक काम किया था। उन्हें उसके लिए अवार्ड भी मिला। काउंट ने सिर्फ मुस्कुरा के कहा, ओह इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही स्टॉर्म चल रहा था। उसने डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और पुरानी मिलिट्री रिपोर्ट्स इकट्ठा करना स्टार्ट किया और उसे मिला एक शॉकिंग ट्रूथ। फर्नन ने एक इनोसेंट ग्रीक सोल्जर को बिट्रे करके उसका मर्डर कराया था और उस बिट्रायल का प्रूफ काउंट के पास अब था। काउंट अब वेट कर रहा था सही वक्त का, जब वो फर्नैंड की इज्जत को पब्लिक में डिस्ट्रॉय कर सके, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने एडमंड के साथ किया था। काउंट का तीसरा और सबसे डेंजरस दुश्मन था सिरार्ड द फेलफुट, वही मैजिस्ट्रेट जिससे एडमंड का केस मिला था और जिसने पर्सनल फायदे के लिए एडमंड को जेल भेज दिया था। एडमंड ने फेलफुट के दर्दनाक फैसले की वजह से 14 साल काट दिए थे सेटल द्वीप के अंधेरों में। काउंट ने एक बार फिर नया नाम से फेलफुट के सर्किल में एंट्री की। अब वो था काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, एक हाईली रिस्पेक्टेड और वेल्दी नोबेलमैन। फेलफुट ने उसे पहली बार जब देखा तो उसे उसकी रिच और स्टेटस देखे उसने एडमंड दांतेस को पहचाना तक नहीं। काउंट ने सोचा, परफेक्ट, यही मेरी जीत की शुरुआत है। फेलफुट का परिवार एक कॉम्प्लेक्स पजल था। उसकी एक वाइफ थी हिलोइस, जो सीक्रेटली एम्बिशियस और ब्राथलेस थी। उसका एक बेटा था एडवर्ड और एक पहली शादी से बेटी वैलेंटाइन। फेलफुट चाहता था कि वैलेंटाइन की शादी किसी पावरफुल आदमी से हो ताकि उसकी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत हो जाए, लेकिन वैलेंटाइन सीक्रेटली मैक्सिमिलियन मॉडल से प्यार करती थी, वही मॉडल जिसे एडमंड ने बचाया था। मोंटे क्रिस्टो ने क्विकली फेलफुट के फैमिली के अंदर के टेंशन को स्टडी किया। उसने देखा कि फेलफुट की वाइफ स्लो पॉइजनिंग का यूज कर रही थी अपने स्टेप चिल्ड्रन को एलिमिनेट करने के लिए, ताकि उसका खुद का बेटा एडवर्ड पूरा स्टेट इनहेरिट कर सके। ये काउंट के लिए एक बड़ा मौका था। काउंट ने सीक्रेटली पॉइजन के क्लूज ट्रेस किया और एविडेंस इकट्ठे किया अगेंस्ट हिलोइस, और जब वक्त सही लगा उसने फेलफुट के सामने बॉम्ब फोड़ा। तुमने किसी को जेल में डाला अपने बाप के नाम के खौफ से, और अब तुम्हारा अपना घर ही क्राइम का अड्डा बन गया है। फेलफुट का चेहरा सफेद पड़ गया। उससे लग गया जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। अब काउंट के पास सब कुछ था, प्रूफ, पावर और एक जबरदस्त रिवेंज प्लान। लेकिन क्या वो सिर्फ बदला लेगा या कुछ और भी? काउंट अब फेलफुट के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा था। हर कदम पे उसकी फैमिली के अंदर छुपी हुई अंधकार की कहानियां सामने आ रही थी। लेकिन एक दिन एक शॉकिंग सीक्रेट ने काउंट को रोक दिया। एडमंड एक ओल्ड लेटर पढ़ रहा था जो आबे फरी ने उसके लिए छोड़ा था। उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जो उसने पहले नोटिस नहीं किया था। फेलफुट ने एक औरत के साथ अफेयर किया था और एक बच्चा जिंदा जमीन में डाल दिया गया था ताकि उसकी इज्जत बच सके। काउंट का दिल खौफ गया। उसने सोचा, क्या सच में फेलफुट ने अपने खुद के बच्चे को जिंदा दफना दिया था? उसने शुरू की अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन और धीरे धीरे सच सामने आया। एक सर्वेंट्स ने उस बच्चे को जिंदा पा लिया था और उससे एक हॉनेस्ट और गरीब आदमी ने गोद ले लिया था। वो बच्चा अब एक यंग इंटेलिजेंट मैन बन चुका था जिसका नाम था बेनेडिक्टो, लेकिन दुनिया उससे एंड्रियो कैवलकंती के नाम से जानती थी। काउंट ने रियलाइज किया बेनेडिक्टो फेलफुट का ही बेटा है और उसी ने कभी ये बात नहीं जानी
अब काउंट के पास एक और वेपन था फिलपोर्ट के खिलाफ, लेकिन काउंट कंफ्यूज हो गया। क्या वो एक बेकसूर बेटे को अपनी रिवेंज का हिस्सा बनाए, या उससे उसकी असली आइडेंटिटी बताकर सच का सामना कराए। फिलपोर्ट इस राज से अनजान था। उसका घर एक टिकिंग बम बन चुका था। पॉइजन, अफेयर, इलिजिटिमेट चाइल्ड और एक भयानक पास्ट। काउंट अब खुद भी इमोशनल होने लगा। उसने सोचा, मेरे बदला तो सही है, पर क्या मैं भी उस अंधेरे में डूब रहा हूँ? मार्सेल और पेरिस का बीच का फैसला सिर्फ मिलोन का था, लेकिन काउंट का प्लान का फैसला इमोशंस, रिवेंज और इंसाफ का दरमिया था। काउंट ने एंड्री कैवेलकंत यानी बेनेदत्तो बेलपोर्ट के इलिजिमेट सॉन को पेरिस के हाई सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर दिया। एक इटालियन नोबेलमैन के रूप में हेनरी स्टाइलिश कपड़े पहनते, इंग्लिश बोलता और छोटी कहानी बनाता। मैं एक इटालियन प्रिंस का बेटा हूँ, मेरे पास खजाना है और मुझे एक रिच दुल्हन चाहिए। हाई सोसाइटी उससे पसंद करने लगी। लोग उसके चार्म, उसकी मैनर्स से और उसकी बैकग्राउंड से इम्प्रेस हो गया। लेकिन काउंट दांतेस को पता था ये सब एक मास्क था, एक रिवेंज के लिए तैयार की गई चेस पीस। एक पार्टी में काउंट ने इंटेंशनली एंड्री को डैंगलर्स की बेटी से मिलवाया। डैंगलर्स, अगर ये इटालियन नोबेलमैन है तो मेरी बेटी की लायक है, रिश्ता फिक्स करना चाहिए। काउंट अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। तुमने मेरे बाप को बर्बाद किया, अब मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता एक फ्रॉड से करवा रहा हूँ। लेकिन एंड्री का पास्ट उसे हंट कर रहा था। उसने छोटी मोटी चोरी की थी, कुछ करना में जिनके रिकॉर्ड पुलिस के पास थे। और एक आदमी, कैडरोस, जो उसके पुराने साथी था, हेनरी को ब्लैकमेल करने लगा। कैडरोस बोला, या तो मुझे पैसे दे या मैं तेरे पास्ट को खोल दूंगा। हेनरी अब दो रास्तों पे था, पैसे दे कि छुप जाए या कुछ और। काउंट ने देखा ये ड्रामा और ज्यादा गहराता जा रहा था। उसका रिवेंज प्लान परफेक्टली अनफोल्ड हो रहा था। अब हेनरी डैंगलर्स के घर में जाने वाला था और फिलपोर्ट का बेटा बनकर उसी परिवार का हिस्सा बनने वाला था जिन्होंने काउंट दांतेस को जीवन बर्बाद किया था। एंड्री कैवेलकंती अब पेरिस की हाई सोसाइटी का हिस्सा बन चुका था। उसकी शादी की बात डैंगलर्स की बेटी से चल रही थी और सब कुछ एक रॉयल ड्रीम लग रहा था। लेकिन काउंट दांतेस जानते थे ये सिर्फ एक तमाशा है। मैं उन सबको उसी झूठी दुनिया में डुबा रहा हूँ जिन्होंने मुझे मिट्टी में मिला दिया था। कैडरोस अब भी एंड्री को ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे पैसे चाहिए वरना मैं तेरे पास्ट का चिट्ठी खोल दूंगा। एंड्री घबरा गया। उसने काउंट के पास जाकर कहा, सर मुझे एक मुसीबत से बचाइए, एक आदमी मुझे धमका रहा है। काउंट ने अपने अंदाज में बोला, तुमने जो बीज बोया है उसका फल मिल रहा है। उसने एंड्री को एक खतरनाक सलाह दी, अगर किसी को रास्ते कटना हो तो पहले उसका पैर देखो फिर उसकी गर्दन। रात के अंधेरा में कैडरोस काउंट के घर में चोरी करने आया। उसने सोचा काउंट ने एंड्री को पैसे दिए होंगे और वो उन्हें लूट लेगा। लेकिन काउंट ऑलरेडी रेडी था। वो मास्क पहने एक शैडो की तरफ झुककर सब देख रहा था। कैडरोस खिड़की तोड़ के अंदर आया। तभी एक आवाज आई, चोर कभी मकसद से नहीं मजबूरी से आता है। तुम किस कैटेगरी में हो? कैडरोस घबरा गया। काउंट ने उससे सामने आके रोका और बोला, तुमने जो किया उसका हिसाब तो तुम्हें मिल के रहेगा। तभी एंड्री, जो कि उससे फॉलो कर रहा था, कैडरोस को छुरी मार देता है ताकि उसका राज कभी ना खुले। कैडरोस जमीन पर गिरता है, लेकिन मरने से पहले काउंट को सब कुछ बोल देता है। वो मुझे मार रहा है, वो एक फ्रॉड है, उसका असली नाम एंड्री नहीं बेनेदत्तो है।
काउंट ने पुलिस बुला ली। एंड्री एक बार के लिए बच गया, लेकिन अब उसकी गर्दन पर तलवार लटक रही थी। काउंट तांतिस की आंखों में एक ठंडक थी। एक और मोड़ा गिर गया। अब बचे हैं डैंगलर्स, विलफुट और फर्डिनेंड। पेरिस की एक मोहतरमा काउंट के सबसे मशहूर और सख्त नेचर रोकीब्रोट दुरुई जीराट द विलफुट के घर में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं, अंदर छिपे हुए पापों की थी। विलफुट का घर बाहर से ऑर्डरली और क्लासी था, अंदर एक अलग ही दुनिया छुपी थी। एक सीक्रेट लव अफेयर, एक खौफनाक राज और एक ऐसी बीवी जो जहर से खिलती थी। विलफुट की दूसरी बीवी हिलुइस एक सुलझी हुई और सोफिस्टिकेटेड औरत थी, लेकिन उसके हाथों में जहर की छोटी छोटी बटल्स थी। उस घर में था विलफुट का बेटा एडवर्ड, एक छोटा मासूम बच्चा, और एक और लड़का वैलेंटाइन का स्टेप ब्रदर, जो हर दिन बीमार पड़ता जा रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी का प्यार मौत बन चुका है। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो यानी एडमोंड दांतेस एक नया पड़ोसी बन के विलफुट के सामने आया। उसने अपने नाम दिया काउंट दी मोंटे क्रिस्टो। विलफुट उससे मिला, थोड़ा कॉजियस था, लेकिन काउंट ने उससे अपने चार्म और मिस्ट्री से इम्प्रेस कर दिया। मैं नाई का शत्रु नहीं हूं मौसी विलफुट, काउंट ने कहा, लेकिन कभी कभी नाई भी अंधा हो सकता है। विलफुट ने थोड़ा चौंक कर देखा, लेकिन कुछ न कहा। काउंट ने धीरे से विलफुट के घर के सर्वेंट्स और फैमिली की एक्टिविटीज का हिसाब लेना शुरू किया। मैं उन सबको उनके ही पापों का दर्पण दिखाना चाहता हूं, काउंट ने अपने आप से कहा। उसने देखा कि वैलेंटाइन विलफुट की बेटी सबसे ज्यादा सफरिंग में है, लेकिन वो ही सबसे निर्दोष है। काउंट का दिल एक पल के लिए पिघल गया। ये लड़की मेरे दुश्मनों के बीच एक फूल है, इसे मैं बचाऊंगा, लेकिन बाकी सब के लिए। काउंट के प्लान अब और ज्यादा गहरा होने वाला था। पेरिस की मौसम थोड़ा उदास था, लेकिन विलफुट के घर में छाया हुआ सन्नाटा और भी भयानक था। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो एडमोंड दांतेस अब विलफुट के घर के रेगुलर गेस्ट बन गया था, लेकिन उसका आने के बाद हर चीज बदलने लगी थी। हिलुइस का राज। विलफुट की बीवी हिलुइस सबके सामने एक प्यारी माँ थी, लेकिन उसका अंदर छुपी थी एक जहरीली औरत। उसके पास छोटी छोटी बटल्स थी, जिनमें था आर्सेनिक, मौत का पैगाम। उसका टारगेट था विलफुट का दूसरा शादी से पैदा हुए बेटी वैलेंटाइन का स्टेप ब्रदर। एक एक करके घर के लोग बीमार पड़ने लगा। वैलेंटाइन विलफुट की बेटी दिल से प्यार करती थी एक फौज के ऑफिसर से, मैक्सिमिलियन मॉरेल से, पर उनका प्यार था फॉरबिडन। काउंट ने वैलेंटाइन की तरफ देखा, वो बहुत ही दुखी थे। उसने सोचा, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये लड़की दुश्मनों के बीच एक रोशनी है। वैलेंटाइन काउंट के साथ स्लोली फ्रेंडली हो गया। एक दिन उसने काउंट से पूछा, क्या आप मेरी मदद करेंगे मौसिए? काउंट ने बस एक मुस्कान दी और अंदर ही अंदर एक प्लान तैयार कर लिया। विलफुट को महसूस होने ही लगा था कि कोई उसके घर के अंदर तक आ गया है। उसने काउंट से कहा, आपका आना हमारा घर के लिए एक नई हवा जैसी है। काउंट बस मुस्कुराया। हवा कभी कभी तूफान भी बन सकती है मौसी विलफुट। विलफुट ने कुछ समझा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में डर उतर गया। वैलेंटाइन अब अपने घर में जहर का साया महसूस करने लगी थी। हर दिन किसी न किसी को बीमारी। उसके सबसे क्लोज दोस्त एक ग्रैंडफादर भी मुश्किल में था, और काउंट अब हर एक कॉर्नर में अपना जाल बुनता जा रहा था। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मैं इनके सच दुनिया के सामने लाऊंगा। पेरिस की शाम धुंधली थी, लेकिन विलफुट के घर के अंदर अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो चुका था। एक और मौत। नोएटियर विलफुट का पिता व्हीलचेयर पर बैठा सब कुछ महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। उस दिन घर में कुछ अजीब सा हुआ। वैलेंटाइन की छोटी कजन एडवर्ड अचानक बीमार पड़ गया।
उसने तो सिर्फ सूप पिया था और तुरंत उसके गला बंद गया। नौकरानी चिल्लाई। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर भी आया और चेकअप भी किया, लेकिन हर बार की तरह रीजन क्लियर नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने सब कुछ क्विटली ऑब्जर्व किया। उसने एक छोटी बटल को देखा, एक सेल्फ के पीछे छुपी थी, वही बटल जिसमें थी पॉइजन। ह्यूलिस। काउंट के जहन में एक नाम गूंज था। काउंट ने क्विकली उस पॉइजन का सैंपल ले लिया और एक साइंटिस्ट दोस्त के पास भेज दिया। वैलेंटाइन हर रोज और ज्यादा एनेक्साइज हो रही थी। उसका प्यार मैक्सिमिलियन मॉरेल उससे मिलने चुपके से आता था। एक रात वैलेंटाइन ने कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कोई मुझे मरना चाहता है। मैक्सिमिलियन ने उसके हाथ पकड़ा। मैं हूं ना वैलेंटाइन, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। नोएटियर, जो बोल नहीं सकते थे, सिर्फ आंखों से कम्युनिकेट करते थे, उन्होंने अपनी आंखों से विलपुट को कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन विलपुट ने इग्नोर कर दिया। काउंट ने नोएटियर की एक्सप्रेशन को डिकोड करने की कोशिश की और उसकी आंखों में था वार्निंग। इस घर में कोई अपनों को ही खून कर रहा है। साइंटिस्ट का रिपोर्ट आया, ये आर्सेनिक है, धीरे धीरे मरने वाला पॉइजन। इसका इस्तेमाल किसी ट्रेंड हाथ ने किया है। काउंट ने मुस्कुराया। तो सच ये है, अब वक्त आ गया है सजा देने का। पेरिस की हवा में एक नया टेंशन था। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो अब बस ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, अब वो एक्शन में आने वाला था। एक शाम काउंट क्विकली विलपुट के घर गया, जहां उसने ह्यूलिस को लाइब्रेरी में अकेला देखा। काउंट ने कहा, आपका गार्डन तो मशहूर है मदम। ह्यूलिस ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, जहर भी एक तरह का फूल होता है मोसियर। काउंट के कान खड़े हो गया। उसने देखा कि ह्यूलिस की आंखों में डर नहीं, कॉन्फिडेंस था। पिछले कुछ हफ्तों में 3 डेथ्स हो चुकी थी। 1, विलपुट की मां, नेचुरल डेथ कहा गया। 2, उसका भाई, सडन इलनेस। 3, और अब एडवर्ड भी टारगेट था। काउंट ने क्लियर देखा, ये प्लान्ड मर्डर सीरीज है और कल्प्रिट घर के अंदर ही है। वैलेंटाइन अब और ज्यादा वीक हो गई थी। हर दिन उसकी तबीयत बिगड़ रही थी और सिर्फ एक ही आदमी था जो उसके हाथ थामता था, मैक्सिमिलियन मॉरेल। वैलेंटाइन, तुम मेरे साथ भाग चलो, ये घर तुम्हारा नहीं। नहीं, मैं अपने दादा को छोड़कर नहीं जा सकती। नोएटियर व्हीलचेयर में सब सुन रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक भावना थी, गुस्सा। काउंट का प्लान। काउंट ने सीक्रेटली एक एंटीडोट बनवाए और उससे वैलेंटाइन की पानी में मिलवा दिया। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने दिल में कहा। अब काउंट ने फैसला किया, ह्यूलिस को पकड़ना होगा। एक रात काउंट ने ह्यूलिस को एक लेटर भेजा, बिना नाम के। लेटर में था, मुझे पता है तुम्हारा राज। तुमने जो जहर इस्तेमाल किया उसका फॉर्मूला मेरे पास है। अगर तुम वैलेंटाइन को छूओगी तुम्हारा भी अंत है। ह्यूलिस का चेहरा पहली बार पेल पड़ गया। एक सुबह जब सभी सर्वेंट बिजी थे ब्रेकफास्ट सेट करने में, वैलेंटाइन चुपके से अपने दादा नोएटियर के रूम में चली गई। उसका चेहरा ज्यादा पेल लग रहा था और आंखों में उदासी थी, जैसी रात भर नींद नहीं आई हो। दादा, कुछ तो हो रहा है, मैं हर दिन कमजोर हो रहा हूँ। नोएटियर ने उसके आंखों में देखा, फिर अपनी आंखों से एक पॉइंट किया, टेबल पे पड़ा बाइबल की तरफ। वैलेंटाइन समझ गई, नोएटियर उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहते थे। बाइबल खोला गया। उसके अंदर एक फोल्डेड पेपर था, एक ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन और एक नाम, बैरोइस सर्वेंट। वैलेंटाइन की आंखों में शौक था। बैरोइस, पर दादा वो तो। नोएटियर ने उसके हाथ पकड़कर जोर से दबाया। यस, डेंजर इज इनसाइड द हाउस। एक और जहर का शिकार। शाम को बैरोइस ने एक गिलास पानी पिया
और कुछ देर में ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। मोसियर विलफोर्ड, हेल्प! पर विलफोर्ड कॉन्फ्यूज था क्योंकि कोई रीजन नहीं मिल रहा था। काउंट क्विकली सब दिख रहा था। उसकी आंखों में सस्पिशियन कॉन्फर्म हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग काउंट सीक्रेटली नोएक्टियर से मिला और एक छोटी वियल उसको दी, एंटीडोट। उसे वैलेंटाइन को देना जब तुम्हें लगे कि वक्त आ गया है, उसने कहा। नोएक्टियर ने आंखों से अप्रूवल दिया। अब ओविस इस रिवेंज गेम का हिस्सा बन चुका था। विलफोर्ड ने फाइनली रियलाइज किया, किसी ने मेरे घर में पॉइजन का इस्तेमाल किया है। उसने अपने स्टडी में जाके पेपर्स फ्लिप करने लगे और एक नाम बार बार दिमाग में घूमता रहा, हिलोइज। आखिरी सीन में वैलेंटाइन अपने कमरे में थी। एक नया ड्रिंक उसे दिया गया था रात को और वो बेड पे बेहाल हो गया। क्या वो सिर्फ सो रही थी या फिर उसका वक्त आ गया? काउंट का रिवेंज प्लान अब फाइनल स्टेज में है। विलफोर्ड अब अपनी फैमिली के राज को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने हिलुइस और बेरोइस के बीच के छुपाए हुए कनेक्शन को फाइनली समझा। वो सिर्फ उसका दोस्त नहीं, कुछ और भी था। ये सच है, किसने मेरे घर को जला दिया है? विलफोर्ड ने अपने आप से कहा, चाहे वो अंधेरे में खुद को ढूंढ रहा था। हिलुइस अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स उठा रही थी। उसने अपने प्लान में एक नया ट्विस्ट डाला। विलफोर्ड की बेचैनी को समझते हुए उसने अपने नेक्स्ट मूव के लिए प्लान बना लिया था। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो अपने फाइनल एक्ट के लिए तैयार हो गया था। उसने अपने लॉयल सर्वेंट बेनेदत्तो को भेजा। तुमको अब अपने मास्टर के ऑर्डर को समझना है। तुमने अब सिर्फ एक काम करना है, विलफोर्ड के साथ कुछ करना है। बेनेदत्तो ने अपने मास्टर के लिए चुप कर ये बात सुन ली। काउंट की प्लान में सब कुछ था। मीनवाइल वैलेंटाइन की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। काउंट ने अपने एंटीडोट का डोज उसे दिया था, पर हिलोइस की जानकारी में कोई कमी नहीं थी। अगर तुम वैलेंटाइन को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें एक और काम करना होगा, काउंट ने हिलोइस की बात को सुनते हुए सोचा, इस फाइट को एंड करने का वक्त आ गया है। विलफोर्ड को अपने घर की सिचुएशन को समझना था। उसकी पुरानी अपराध की वजह से कुछ लोग मारे गया और कुछ का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। क्या ये मेरा ही कारण हुआ है? विलफोर्ड के अंदर एक डर था। हिलुइस ने अपने नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करते हुए विलफोर्ड के अगेंस्ट अपने जहरीला प्लान का स्टार्ट किया। वो वैलेंटाइन को उसके बुराई की तारीफ पुश करने में सक्सेसफुल थी। तुम्हें तो यह समझना होगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही हूँ। विलफोर्ड को कुछ समझ में नहीं आता। अब वो शायद अपने फैमिली और खुद के लिए एक हार्ड डिसीजन लेने वाला था। काउंट का रिवेंज प्लान अब फाइनल स्टेज पर था। उसने अपने नेक्स्ट मूव के लिए सब कुछ रेडी कर लिया था। जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव अब होने वाला था, पर इस बार सब कुछ पब्लिक होने वाला था। वैलेंटाइन की हालत बिगड़ती गई। सेट ऑफ विलफोर्ड में एक गम का माहौल था। वैलेंटाइन की हालत हर दिन और खराब होती जा रही थी। डॉक्टर दिख रहे थे, पर किसी को भी असली वजह समझ नहीं आ रहा था। यह पॉइजन है, काउंट ने खुद से कहा, और मैं वैलेंटाइन को बचाऊंगा। उसके पिता नहीं, मैं उसका रखवाला हूं। काउंट ने सीक्रेटली पॉइजन की एनालिसिस की। उसने देखा कि वैलेंटाइन को सेम तरह का पॉइजन दिया गया था जो बेरोइस की केस में था, स्लो एक्टिंग बट डेडली। उसने नोएक्टियर, वैलेंटाइन के दादा, से भी बात की। वो अब सब कुछ समझ गया, लेकिन बोल नहीं सकते थे। उनकी आंखों में एक ही बात थी, सेव हार। काउंट ने सीक्रेटली वैलेंटाइन को एक एंटीडोट देना शुरू किया। हर दिन जब हिलुइस उसे पॉइजन देती,
काउंट उस पॉइजन को न्यूट्रल कर देता। मैं इस लड़की को बचाऊंगा, उसका कोई दोष नहीं है, काउंट ने कहा। बेलफोर्ड, जो कानून का रखवाला था, अपने ही घर में हो रहा खतरनाक खेल से अनजान था। मैं जब तक सबूत नहीं पाता कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने आप से कहा। पर काउंट जानते थे बेलफोर्ड का टाइम अब खत्म होने वाला था। वैलेंटाइन की आखिरी रात। एक रात आई जब वैलेंटाइन ने ज्यादा पॉइजन ले लिया। उसकी सांस रुकने लगी। नोएटेर चीख नहीं सकते थे, पर उनकी आंखों में आग थी। काउंट ने तुरंत उसे एंटीडोट दिया और वैलेंटाइन को सीक्रेटली अपने घर ऑर्टियल ले गया। मैं दुनिया को यह बताऊंगा कि वैलेंटाइन मर गई, पर सच ये है वो जिंदा है। एक झूठी मृत्यु। बेलफोर्ड फैमिली ने अनाउंस किया वैलेंटाइन अब नहीं रही। सबके चेहरे पर गम था, पर हिलुइस के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मुझे लगा मैं जीत गई, उसने सोचा, पर उससे यह नहीं पता था काउंट ने गेम पलट दिया था। काउंट का माइंड गेम। वैलेंटाइन को काउंट ने अपने बेसमेंट में छुपा कर रखा, एक सिक्योर रूम में जहां कोई उस तक नहीं पहुंच सकता था। यह बदला अब पर्सनल हो चुका है, काउंट ने अपने आप से कहा। बेलफोर्ड के लिए सब कुछ बर्बाद करने का वक्त आ गया है। वैलेंटाइन की मृत्यु के बाद मैक्सिमिलियन मॉडल तो टूट गया। वो दिन रात वैलेंटाइन के लिए रो रहा था। उसे लगा उसकी दुनिया खत्म हो गई थी। मैं तेरा बिना जी नहीं सकता वैलेंटाइन, उसने कब्र के पास आंखों में आंसू भर के कहा। लेकिन उससे यह नहीं पता था वैलेंटाइन जिंदा है। मोंटे क्रिस्टो ने उससे छुपा कर रखा था, और सिर्फ एक ही वजह से, बदले का प्लान कंप्लीट करने के लिए। पॉइजन की मिस्ट्री। मोंटे क्रिस्टो ने बेरोएस की पुरानी मौत और वैलेंटाइन की केस दोनों को जोड़कर हिलुइस पर अपने शक पक्का कर लिया। उसने बेलफोर्ड से बात की। तुम्हारे घर में एक मौत का साया है और तुम उससे देख नहीं पा रहे हो। बेलफोर्ड गुस्से में रहा था, पर अंदर से थोड़ा थोड़ा डर भी गया। मोंटे क्रिस्टो का साइकोलॉजिकल गेम। काउंट ने एक प्लान बनाया, बेलफोर्ड को गिल्ट में डुबो देने का। उसने उससे सबली हिंट दिया कि किसी दिन उसका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। बेलफोर्ड ने पहली बार काउंट से डर महसूस किया। ये आदमी सब कुछ जानता है, उसने सोचा। डैंगलस का रिश्ता, पर एक राज। दूसरी तरफ डैंगलस अपनी बेटी यूगेनियो की शादी अरेंज कर रहा था, एक रिच और इन्फ्लुएंशियल मैन के साथ, जिसका नाम था कैवलकांती। पर मोंटे क्रिस्टो जानते थे ये कैवलकांती एक फ्रॉड है। वो उसी के सेट किया हुआ आदमी था, ताकि डैंगलस की इज्जत और पैसे दोनों मिट्टी में मिल जाए। तुम सबने मुझे कब्र में डाला था, अब मैं तुम्हारे सम्मान जमीन में मिला दूंगा। मोंटे क्रिस्टो अब स्लोली हर दुश्मन की जिंदगी में अपना जाल बिछा रहा था। एक तरफ उसने बेलफोर्ड को मेंटल टॉर्चर में डाल दिया, और दूसरी तरफ डैंगलस को फाइनेंशियल रुइन की तरफ धकेल दिया, और तीसरी तरफ फर्नांड उसके लिए सबसे बड़ा प्लान बाकी था। साजिशों की आग तेज होने लगी। सेट ऑफ बेलफोर्ड में वैलेंटाइन्स का डेथ का घाम छाया हुआ था। डैंगलस की शादी की तैयारी दिखावा बन चुकी थी, और मोंटे क्रिस्टो एक शतरंज के मास्टर की तरह सबके मोहरे हिलाता जा रहा था। पेरिस के कोर्ट हाउस के अंदर आज सनसनी थी। एक पुरानी गद्दारी की राज आप पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। मोंटे क्रिस्टो ने पुरानी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखे थे। ये आदमी फर्नांड मोंडिगो, मेरे पुराना दुश्मन, जिसके असली चेहरा दुनिया अब दिखेगी, मोंटे क्रिस्टो ने सोचा। मर्सिडीज और एल्बर्ट भी वहां थी।
जब सच सामने आए, मर्सिडीज की आंखों से आंसू बहने लगे और फर्नांड खामोश, कमजोर और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। फर्नांड ने गुस्से और शर्म के साथ मोंटे क्रिस्टो का सामना किया। तलवार खींची गई। एक आखिरी जंग, पुरानी गद्दारी और आंसू के साये के बीच। पर मोंटे क्रिस्टो ने उससे मरने की जगह उसको उसके ही पापों के साथ जीने के लिए छोड़ दिया। मैं तेरे साथ वो नहीं करूंगा जो तूने मेरे साथ किया फर्नांड। मैं तुझे तेरे अपनों पापों के साथ जीने दूंगा। ये सुन के फर्नांड पूरी तरह टूट गया। मर्सिडीज और मोंटे क्रिस्टो का आमना सामना हुआ। वो कमजोर आवाज में बोली, एडमंड, क्या हम पुराने एडमंड को वापस ला सकते हैं? मोंटे क्रिस्टो की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन वो जानते थे पुरानी दुनिया अब खत्म हो चुकी है। मर्सिडीज, वो पुरानी दुनिया अब नहीं रही। मैं अब एडमंड नहीं, मैं अब द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हूं। एक आंसू के साथ दोनों ने अपना रास्ता अलग कर लिया। मोंटे क्रिस्टो का पुराना बदला अब पूरा हो चुका था। जिन लोगों ने उसके साथ गद्दारी की, उनके साथ इंसाफ हो गया। जो लोग साथ रहे, जैसे मैक्सिमिलियन और वैलेंटाइन, उनके लिए अब एक नई दुनिया के साथ लिखा जा चुका था। जिंदगी के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मोंटे क्रिस्टो ने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा। दोस्तों, ये थी अलेक्जेंडर दुमस द्वारा लिखा गया द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सस्पेंसफुल एपिसोड में।